हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज से हम दोस्तों एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि होगी हमारी रीजनिंग पोस्टमार्टम क्लास नाम से फेमस। देखिए दोस्तों, रीजनिंग स्टार्ट करने का मेन पर्पज क्या है कि आपके यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 10 नंबर की आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। आगे जो आपकी पटवारी की वैकेंसी आने वाली है और उत्तराखंड पुलिस और कांस्टेबल और एसआई दोनों में रीजनिंग काफी अच्छी मात्रा में पूछी जाती है। इसलिए यहाँ पर अब रीजनिंग का आपका सिलेबस शुरू होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। यानी कि यूके ट्रिपल एससी ने आज से पहले रीजनिंग टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एडिशनली हमारी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। और आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर रीजनिंग के ऊपर वीडियोज बनाइए, तो आज से ये रीजनिंग की सीरीज हमारी शुरू हो रही है और आप लोगों को इस सीरीज को दोस्तों सपोर्ट जरूर करना है। देखिए, आपके कहने पर मैंने उत्तराखंड की हमारी जो पोस्टमार्टम क्लास चला दी। उत्तराखंड के हमारे 55 लेक्चर हो चुके हैं। हिंदी के हमारे पोस्टमार्टम क्लास के करीब 8 लेक्चर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जीएस की भी हमारी हमने पोस्टमार्टम क्लास आपकी स्टार्ट कर दी, जिसमें हमने एक लेक्चर दे दिया है। और आप आज आपका रीजनिंग का आपका लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है पोस्टमार्टम क्लास नाम से। रीजनिंग में हम क्या करेंगे, जितने भी अभी तक यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, सबसे पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे। उन प्रश्नों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे ट्रायंगल गिनने या काउंटिंग वाले लेसन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कैलेंडर से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरा मिरर इमेज वाटर इमेज से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। चौथा आपके सीरीज नंबर से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। पांचवा आपका जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, कोडिंग डिकोडिंग होती है, ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलरली टॉपिक डाइस हो गया और घन घनाभ हो गया, यहां से प्रश्न और जो डायरेक्शन वाले प्रश्न हो गए, ये एग्जाम में आपसे मैक्सिममली पूछे जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको इन्हें कंप्लीट करवाएं। और दोस्तों, वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। देखिए, और पसंद आती है लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है। जब आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट करेंगे तभी हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। और आप लोगों के ही कमेंट्स के बिहाफ पे मैंने इस सीरीज शुरू करी है। तो आज की इस टेस्ट सीरीज 1 में हम बात करने वाले हैं दोस्तों वैयक्तिक सहायक या आशु लिपिक का जो एग्जाम पेपर हुआ था 17 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसके रीजनिंग के 10 प्रश्नों के बारे में। और यही प्रश्न रीजनिंग के प्रश्नों का लेवल दोस्तों आपका यूके ट्रिपल एससी वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक तथा आगामी समय पे जो भर्ती आएंगी वहां पर भी रहने वाला है। इसलिए आप इसी लेवल के अनुसार तैयारी करते हुए चले। यूके ट्रिपल एससी जो वीडियो वीपीडीओ वाला है वहां पर आपको दोस्तों लेवल इससे टफ देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे आसान लेवल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको ये गिनने हैं। तो प्रश्न काफी सरल है, अगर आप इसको देखेंगे तो नॉर्मली आप इसे काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। एक त्रिभुज आपका ये हो गया, 2 3 4 4 तो दोस्तों आपके मोटे मोटे त्रिभुज हो गए, ठीक है। एक ये हो गया, ये वाला, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, 4 त्रिभुज ये हो गए। उसके बाद में आपको एक पर्टिकुलरली ये एक पूरा त्रिभुज हो गया आपका, ये हो जाएंगे आपके 5, ठीक है। उसके बाद में ये आपका एक पर्टिकुलरली त्रिभुज हो गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपके 6। इसके बाद में एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, देखिए ये, और यहां से आप इसको ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 7। और एक त्रिभुज लास्ट वन ये हो जाएगा, ये वाला आपका जो लास्ट वाला बचा, ये और ये। तो टोटल कितने आपके त्रिभुज हो गए, 8 इसमें आपके त्रिभुज हो गए। 4 तो आप सीधे सीधे काउंट कर ले रहे हैं, और 5वां आपका ये वाला बन रहा है, 6ठा आपका ये वाला बन रहा है पूरा वाला, 7वां फिर आपका ये वाला बन रहा है, और 8वां फिर आपका ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो आप इसे काउंट कर लीजिएगा, मैंने आपको काउंट करना भी बता दिया। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज है। और दोस्तों ये प्रश्न ना लगातार पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जब फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर हुआ था वहां पे भी आयोग ने समांतर चतुर्भुज गिनने को बोला था। कभी आपसे आयोग वर्ग गिनने को बोलेगा, कभी आपसे आयोग विभिन्न प्रकार से आयत गिनने को बोलेगा, तो या षष्ठभुज गिनने को बोलेगा। तो वहां पर आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को वहां पर सॉल्व आउट कर पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर इनको सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 8। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका वेन डायग्राम से पूछा गया, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलनी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे यूके ट्रिपल एससी वेन डायग्राम से आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, वेन आरेख से। तो आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे वेन आरेख है, कि वेन आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या पूछा गया है, कि वेन आरेख में निम्न में से
कौन सी संख्या केवल लकड़ी की कुर्सी को निरूपित करती है? तो वेन आरेख या वेन डायग्राम भी आपको पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यहां से भी बैक टू बैक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कौन सी संख्या केवल लकड़ी की कुर्सी को निरूपित करती है। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका ये स्क्वायर है ना, ये जो गोला है, सॉरी जो सर्कल है उसे बताया गया पुरानी, यानी कि जो ये सर्कल है आपका ये क्या है, पुरानी है। ठीक है, ये जो आपका वर्ग है या स्क्वायर है ये क्या है, लकड़ी है, यानी कि ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये लकड़ी है। और तीसरा ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये क्या है, कुर्सी, यानी कि त्रिभुज क्या है, कुर्सी है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कुर्सी, ठीक है, ये हो गया आपकी लकड़ी। इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका है कि जो जो आपको दिया है उसके अंदर आप वो लिख लीजिए। ये आपका पूरा आयत हो गया लकड़ी, ये आपका पूरा त्रिभुज हो गया कुर्सी, और ये जो आपका गोला है, गोला हो गया आपका पुरानी। तो प्रश्न क्या पूछा गया इससे कि कौन सी संख्या केवल लकड़ी की कुर्सी को निरूपित करती है, यानी कि लकड़ी की कुर्सी, तो लकड़ी है ये और कुर्सी है ये, यानी कि कौन सी संख्या इनमें से इस पूरी संख्याओं में ऐसी है जो लकड़ी की कुर्सी को निरूपित कर रही है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये देखिए, ये है आपकी लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के अंदर कौन कौन सी संख्या है, देखिए 2, 7, 6, 5, ठीक है, और कुर्सी के अंदर कौन कौन सी संख्या है आपकी, अब मैं आपको कुर्सी बना के दिखाता हूं। ये है कुर्सी, ये वाला जो ट्राइंगल है ये है कुर्सी, कुर्सी के अंदर कौन कौन सी संख्या देखिए 4, 6, 7, 3। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सी संख्या केवल लकड़ी की कुर्सी, यानी कि जो ऐसी संख्या कौन सी है जो लकड़ी की कुर्सी को दिखाती है। देखिए दोस्तों, ये है लकड़ी, ये आयत है, और लकड़ी की कुर्सी को कौन सी संख्या दिखा रही है यहाँ पे, तो लकड़ी की कुर्सी को दिखा रहा है हमारा 7। अब आप कहेंगे कि सर इसका आंसर 7 क्यों हुआ, इसका आंसर 6 क्यों नहीं हुआ। देखिए, अगर दोस्तों आप 6 को मानते हैं तो 6 क्या है हमारा, ये पुरानी दिखा दे रहा है, तो पुरानी से आपका कोई संदर्भ नहीं पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी संख्या केवल लकड़ी की कुर्सी को निरूपित करती है, तो लकड़ी ही हो गया। लकड़ी को निरूपित करने वाली संख्या कौन कौन सी, देखिए 2, 5, 6, 7, ठीक है, ये हो गया लकड़ी वाली संख्या है। और कुर्सी वाली संख्या कौन कौन सी, देखिए कुर्सी के अंदर कौन कौन सी है, 4, 6, 7, 3, ये हो गया। अब आपसे पूछा गया कि लकड़ी की कुर्सी, यानी कि जो इन दोनों में कॉमन है, लकड़ी भी है और कुर्सी भी, यानी कि जो संख्या लकड़ी और कुर्सी को निरूपित करती है तो वो हो जाएगा कितना, 7, क्योंकि 7 क्या है, लकड़ी भी है कुर्सी भी है। ये आप नॉर्मली वेन डायग्राम से कर सकते हैं। काफी सरल होते हैं दोस्तों ये प्रश्न, बस आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों आपसे, निम्न में से कौन सी संख्या है पुरानी लकड़ी को निरूपित करती है। तो देखिए पुरानी संख्या, पुरानी में कौन कौन से आ जाएगा, पूरा ये आ जाएगा 1, 5, 6, 4। निम्न में से कौन सी संख्या पुरानी लकड़ी, ठीक है, पुरानी लकड़ी, तो पुरानी लकड़ी में कौन सा हो जाएगा हमारा 5, क्या हो जाएगा, पुरानी लकड़ी को हमारा शो करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा। जिस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बस आपको डायग्राम से क्या करना है, वही ऑप्शन देख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 6 आंसर क्यों नहीं होगा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप 6 को मानते हैं तो आपको, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि कौन सी संख्या केवल पुरानी लकड़ी की कुर्सी को निरूपित करती है, अगर यहाँ पे पुरानी भी दिया होता कि पुरानी लकड़ी, तो यहाँ पे आप फिर पुरानी की संख्याएं भी लिख दिए। पुरानी में क्या क्या है, 1, 5, 6, 4, ठीक है, 1, 5, 6, 4, तो पुरानी लकड़ी की कुर्सी। अब देखिए पुरानी में तो ये हो गया लकड़ी, ये हो गया कुर्सी, हो गया, फिर आपकी क्या होती, 6वीं संख्या सही होती वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो ये करने का अलग अलग तरीका होता है। तो यही आपका प्रश्न था। देखिए ऑप्शन क्या दिए गए कि लकड़ी की कुर्सी को कौन सी संख्या निरूपित करती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7, ठीक है, याद रखना है आपको ये 7। एक बार आप फिर से देख सकते हैं इस फिगर से। आगे बात करते हैं। अगला दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन मिरर इमेज से, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दर्पण और जल प्रतिबिंब ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है कि ऑरेंज को छायांकित, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही छवि होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये प्रश्न देखने को आपको प्रॉब्लम होगी दोस्तों, मैं आपको इसे फुल स्क्रीन पर दिखा देता हूं फिर भी, ठीक है। ये हमारा ऑरेंज, ठीक है। तो देखिए दर्पण और जल प्रतिबिंब में आपको एक चीज बहुत जरूरी है जो याद रखनी है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें जो आपका ये दाईं ओर है ना, ये क्या होता है, सबसे पहले आ जाता है, ये फिर इसके बाद में आएगा, ये फिर इसके बाद में आएगा। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में आप ये कह सकते हैं कि जब दर्पण वस्तु या व्यक्ति के बाईं या दाईं ओर हो, एक तो कंडीशन ये होती है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब दर्पण वस्तु या व्यक्ति के ऊपर या नीचे की ओर को, ठीक है। तो आपको जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं आपको एक से दो चीजें हमेशा याद रखनी है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप नोट करना चाहते हो कर सकते हैं। जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं ना, आपको एक से दो चीजें हमेशा नोट करनी है। क्या, सबसे पहले यदि दर्पण वस्तु के दाईं ओर या बाईं ओर हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी और निचला भाग स्थिर रहता है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, ऊपर और नीचे, ये वाला भाग और ये वाले भाग में दोस्तों कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा किसमें, दाएं और बाएं भाग में। दूसरा इसका नियम क्या होता है कि दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग
बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर हो जाता है। यानी कि जो ये दायां भाग है यह क्या होगा, बाईं ओर होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पहले हो जाएगा, और ये जो बायां भाग है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दाईं ओर हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं ना तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। और शुरुआत कहां से होती है, यहाँ से होती है। यानी कि ये ई जो होगा ये ई ऐसे उल्टा हो जाएगा, ये जी भी क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे की ओर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि बाएं का दायां हो जाता है और दाएं का बायां हो जाता है। यानी कि जो ई सबसे दायां है यह ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बायां हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे ई आ जाएगा और क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर आपने भी कभी अपनी फोटो देखी होगी शीशे पे, तो आपका क्या होता है, शीशे पे या दर्पण पे अपना उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और पानी पे अगर आपने अपनी छाया देखी होगी, पानी में आप क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया तो बाएं का दायां होगा, दाएं का बायां होगा। अगर यहाँ पे जल प्रतिबिंब पूछा होता तो ऊपर का नीचे हो जाता और नीचे का ऊपर हो जाता, लेकिन सीक्वेंस आपका यही रहता। तो ये चीज आपको सीखनी है, एक दो बार आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से आप यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि ए आपकी कोई वस्तु है, तो ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो ए का दर्पण प्रतिबिंब हमेशा ए ही होगा। क्यों होगा ए का दर्पण प्रतिबिंब ए? देखिए अगर आपको ए उल्टी तरीके से भी लिखते हैं तो ये ए, ये पहले आ जाएगा, ये ए ही रहेगा। इसी प्रकार से मैं आपसे बोलूं कि बी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो बी के दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, बाएं का दायां हो जाता है और दाएं का बायां हो जाता है। तो ये दायां है, दायां आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से बी बन जाएगा। देखिए ये जो दायां है ये यहाँ पे बायां बन जाएगा और ये जो यहाँ पे बायां है ये दायां बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अगर ये एरो ऐसे है तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका ये एरो ऐसे उल्टा हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो दायां है ये आपका क्या हो जाएगा, बायां बन जाएगा। और सबसे स्टार्टिंग में इस टाइप से हम इसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको इसे और जूम आउट कर देता हूं, यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा और जूम आउट कर दिया, थोड़ा क्वेश्चन ये लार्ज फॉन्ट में है ना, तो तब आपको देखने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं एक बार हम इसे। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ऑरेंज दिया गया है। ठीक है, ऑरेंज, तो मैंने आपको क्या बोला कि दाएं का, यानी कि ये सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी कि जो ई है ना, अब ये ई क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसे करके आप ये ई लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो जी है ना वो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके आप ये जी लिखेंगे। एन क्या लिखेंगे आप, एन आप इस प्रकार से उल्टा, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए ए का दर्पण प्रतिबिंब हमेशा समान रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से आर का दर्पण प्रतिबिंब आपका ये हो जाएगा और ओ का प्रतिबिंब हमेशा ओ ही रहेगा। तो ई जी एन ए आर ओ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में आपको दो नियम याद रखने हैं कि ऊपर से नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दाएं का बायां हो जाएगा और बाएं का दायां हो जाएगा। यानी कि जो सबसे लास्ट में दिया गया है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और उल्टा हो जाएगा उसका प्रतिबिंब। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपका दूसरा क्या होता है, जल प्रतिबिंब होता है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं दाएं का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऑरेंज है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑरेंज का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है, तो सीक्वेंस यही रहेगा। तो जैसे ओ का वही रहेगा, ये आर क्या हो जाएगा, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि ऐसे करके आप फिर ये आर बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, जल प्रतिबिंब हो जाता है। यानी कि जल प्रतिबिंब में ये आपका उल्टा हो जाता है। जैसे ए ऐसे है तो फिर ये ए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में याद रखनी है कि दर्पण प्रतिबिंब में बाएं का दायां और दाएं का बायां हो जाता है, और जो ये नंबर्स हैं यह उल्टे हो जाते हैं। यानी कि जो ई है इसे हम उल्टे करके ऐसे लिख देंगे, हमारा मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है शीशे में। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब एक से दो चीजें आपको और याद रखनी है दोस्तों, कि सबसे पहले अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दर्पण प्रतिबिंब है जल प्रतिबिंब है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है या जल प्रतिबिंब पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, दाई से मतलब दायां बायां बन जाएगा और बायां दायां बन जाएगा, और ये इनका जो चित्र होगा यह उल्टा बन जाएगा। ठीक है, और अगर जल प्रतिबिंब पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दाएं बाएं में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया यहाँ पे, तो दर्पण प्रतिबिंब आपके मैं एक से दो नियम और बताता हूँ। ठीक है, कुछ जो अक्षर होते हैं उनके दर्पण प्रतिबिंब हमेशा समान होते हैं। जैसे कि ए का दर्पण प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों ए ही रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से एच का दर्पण प्रतिबिंब भी हमेशा एच ही रहता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आई एम ओ यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये जितने भी अल्फाबेट है ना, इनका दर्पण प्रतिबिंब हमेशा समान ही रहता है। यानी कि जैसे ये है वैसे ही ये बने रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। इसी प्रकार से अगर हम संख्याओं की बात करें तो 0 और 8 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब हमेशा समान रहते हैं। इसी प्रकार से जल प्रतिबिंब के भी अलग अलग नियम है, जो कि हम अपने किसी वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब आपको जरूर याद रखना है दोस्तों कि
दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर हो जाएगा और बायां भाग दाईं ओर हो जाएगा, और वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसा मूल रूप में है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यदि आप भी दर्पण के सामने देखते हैं, शीशे के सामने देखते हैं, तो आपकी आकृति क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी कि आपका जो दायां वाला भाग है वह बाईं ओर हो जाता है और बायां वाला भाग क्या होता है, दाईं ओर हो जाता है। इन नियम का आपको जरूर ध्यान रखना है। थोड़ा सा दोस्तों ये चीजें समझने में, एक क्वेश्चन के पर्टिकुलर रूप में समझाने में थोड़ा सा टफ है। अगर टॉपिकली आप समझेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दाएं का बायां, बाएं का दायां हो जाता है, बस आपको याद रखना है। ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, और इसको जस्ट हम उल्टा लिख देंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कैलेंडर टॉपिक से यह क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों यूके ट्रिपल के द्वारा अपने जो प्रीवियस एग्जाम पेपर हुए हैं, हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न कैलेंडर से जरूर पूछे जा रहे हैं। सपोज दैट वो तो आपसे क्या करेगा, कोई डेट दे देगा, पूछ लेगा कि 22 जून 1947 को कौन सा दिन था, या तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेगा, या प्रश्न पूछ देगा कि अगर आज सोमवार है तो आज के 56 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछ देगा। या फिर वो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि अगर 25/7/1994 को यह दिवस था तो 29/7/1999 को कौन सा दिवस होगा। या प्रश्न पूछ देगा वो कि पहले महीने की दूसरा सप्ताह सोमवार है तो उसी महीने का चौथा सप्ताह का पहला दिन क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे कैलेंडर टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। तो इस एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आज गुरुवार है तो 58 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, आज क्या है, गुरुवार है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 दिन के बाद में क्या होता है, एक हफ्ता रिपीट होता है। जैसे कि आज गुरुवार है तो अगले हफ्ते जो हमारा 7वां दिन होगा वो भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा, यानी कि आज के बाद 7वां दिन गुरुवार होगा। तो पूछा गया कि 58 दिनों के बाद में कौन सा दिन होगा। इस प्रकार का प्रश्न कोई भी है दोस्तों जिसमें आपसे पूछा गया है कि आज सोमवार है तो आज के 56 दिन बाद, 54 दिन बाद, 104 दिन बाद, 115 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने का एक ही तरीका है, ठीक है। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज गुरुवार है तो आज से 58 दिन पहले या आज से 56 दिन पहले कौन सा दिन था। तो इस सभी प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सिर्फ एक मेथड आपको यूज करना है। क्या मेथड है, आज गुरुवार है, ठीक हो गया, आज थर्सडे है, 58 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो हर हफ्ते में कितने दिन होते हैं दोस्तों, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 58 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से भागा दे देंगे। तो 58 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, 8 बार भागा जाता है, और शेषफल आपका कितना बचता है दोस्तों, 2 आपका शेषफल या कैरी बचता है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इस गुरुवार में 2 दिन जोड़ देने हैं। तो गुरुवार में अगर आप 2 दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, आपका शनिवार हो जाता है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों, सरल प्रश्न है। हर प्रश्न को करने का आपका यही मेथड होना चाहिए। अगर आपसे यहां पर पूछा जाता कि आज गुरुवार है, आज के 58 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 58 दिन पहले का मतलब क्या था कि आप इस कंडीशन में भी 7 से ही भागा देते, 8 7 56 होता, 2 शेष बचता, फिर आप गुरुवार में से 2 दिन कम कर देते। तो गुरुवार में से 2 दिन कम कर देते तो हो जाता क्या, मंगलवार। तो आज से 58 दिन पहले कौन सा दिन हो जाता, तो वह मंगलवार हो जाता। इस प्रकार का कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, 7 से उससे भागा दे देना है। जितना शेषफल बच रहा है उसमें वो चीज आपको ऐड कर देनी है, उतने दिन ऐड कर देने हैं, और आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, शनिवार। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से करने हैं। बाकी जैसे दोस्तों धीरे धीरे हमारी जो सीरीज आगे बढ़ेगी ना, आपके कॉन्सेप्ट या हर प्रकार के प्रश्नों को हम लेते हुए चलेंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको 4 से 5 बार इसे प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को पूछने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि यहां पर प्रश्न पूछा गया है, आज गुरुवार है तो 58 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो 58 दिनों के बाद तो क्या है, शनिवार है। अगर पूछा जाता कि आज गुरुवार है, आज के, यहां पर आ जाता आज गुरुवार है और आज के 58 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो आज के 58 दिनों के बाद में दोस्तों आप इस जो शनिवार है ना, शनिवार में एक जोड़ के हो जाता क्या, रविवार। क्योंकि यहाँ पे आज के बाद पूछा गया, यानी कि आज वाला काउंट नहीं होगा। तो 58 यानी कि आप 59 दिनों के लिए उस कंडीशन में निकालेंगे, और उस कंडीशन में आपका आंसर होगा क्या, रविवार। इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कि आज गुरुवार है तो आज के 58 दिनों के बाद हमारा शनिवार होगा। सबसे पहले आपको 7 से भागा देना है, जो शेष बचता है फिर आपको गुरुवार में जितने दिन, 2 दिन आपके शेष बच रहे हैं तो ये 2 दिन गुरुवार में आप जोड़ लेंगे, गुरुवार और एक शुक्रवार और दूसरा शनिवार। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, शनिवार। वहां से प्रश्न पूछा गया। इस सबसे सरल मेरे को यही वाले प्रश्न के लगते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या होता है, बॉड मास रूल यूज करना होता है, और उसके आधार पे आप आसानी से ऑप्शन के हिसाब से भी इस प्रश्न को सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पे, स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किन चिन्हों के समुच्चय का प्रयोग किया जाएगा। देखिए 40 स्टार 2 स्टार 5 बराबर 5 स्टार 4 स्टार 5।
तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है, जैसा सीक्वेंस दिया गया ना इसी सीक्वेंस में रख रख के सारे ऑप्शनों में रख के आंसर मैच करा लेना है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन इसमें डायरेक्टली आपका मैच कर जाएगा। देखिए कैसे, 40 है तो सबसे पहले स्टार की जगह पे आपको देखिए यहाँ पे आपके 4 सिंबल दिए गए, स्टार की जगह पे आपको क्या करना है, भागा का यूज करना है 2। ठीक है, दूसरा स्टार में आपको क्या धन का यूज करना है, धन 5, इक्वल टू का इक्वल टू ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि सिर्फ स्टार को प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, उसके बाद में 5, फिर क्या है इंटू 4, फिर क्या है +5, लास्ट में क्या है 5 है। तो ये जो 4 आपके स्टार दिए गए, इन 4 स्टार को रिप्लेस करना है इन चिन्हों के साथ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों में पहले आप ऑप्शन नंबर ए को मैच करा के देखेंगे, फिर बी को मैच करा के देखेंगे, फिर सी को मैच करा के देखेंगे, उसके बाद में डी को मैच कराएंगे। जो भी आपका मैच करा के आंसर आ जाता है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, ब्रैकेट, डिवाइड, ठीक है, यानी कि भागा, फिर गुणा, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, भागा करना पड़ता है, उसके बाद में आपको गुणा करना पड़ता है, फिर आपको ऐड जोड़ना पड़ता है, फिर आपको घटाना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे भागा करेंगे आप, क्या 40 में 2 का भागा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 20, धन 5 का 5 ही रहेगा। इधर भी 5 गुणा 4 कितना हो जाता है 20, धन 5। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 25 आ गया, राइट हैंड साइड भी 25 आ गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप यहाँ पर कोई और ऑप्शन रख के देख लीजिए, आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा। सपोज दैट मैं ए रखता हूं दोस्तों, तो ए में क्या है 40 भागा 2 धन 5 बराबर 5 गुणा 4 -5। तो यही चिन्ह मैंने यहाँ रख दिए, ये भागा मैंने यहाँ पे रख दिया, ये धन मैंने यहाँ पे रख दिया, ये गुणा मैंने यहाँ पे रख दिया, ये माइनस मैंने यहाँ पे रख दिया। देखिए ठीक है, अब 40 भागा 2 कितना होता है 20 धन 5, ये तो हो जाएगा 25। यहाँ पे 5 को 20 -5, तो 25 बराबर 15 हो सकता है, नहीं, इज नॉट इक्वल टू, तो ये क्या होगा आपका समुचित नहीं होगा। तो यह वही प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किन चिन्हों के समुच्चय का प्रयोग किया जाना चाहिए कि ये जो आपका सीक्वेंस है वह सही बैठ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न होते हैं इस प्रकार के, बस आपको क्या होता है कॉन्सेप्चुअली ये प्रश्न करने होते हैं। थोड़ा सा दोस्तों अगर आपने चीजें पहले पढ़ी हुई ना तो आपके लिए फिर ये चीजें आसान रह जाती हैं। अगला जो ये जो प्रश्न है ये भी दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कथन एवं तर्क वाले क्वेश्चन आप लोगों ने काफी बार पढ़े भी होंगे। इसमें बस आपको 1 से 2 इसकी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आसानी से सरल हो जाते, मतलब सॉल्व हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया प्रश्न में कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद फर्स्ट और सेकेंड 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा एक दुर्बल तर्क है। इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों करने के लिए हमेशा आपको 2 से 3 चीजें याद करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको एक कथन दिया जाएगा और उसके बाद में उसके कुछ तर्क दिए जाएंगे। उन तर्कों के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एक प्रबल तर्क है और कौन सा दोस्तों एक क्या है दुर्बल तर्क है। अगर हम दोस्तों नॉर्मली बात करें तो जो भी तर्क आपका क्या होता है एक धनात्मक परिणाम प्रस्तुत करता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो भी तर्क कथन से सीधे संबंधित होता है और धनात्मक रूप में संबंधित होता है या कथन के आगामी उपाय और स्थिति को दर्शाता है वो हमारा क्या होता है प्रबल कथन होता है। मतलब आप नॉर्मली ये समझ के, जैसे ये दिया गया आपके कथन क्या दिया गया है, क्या महिलाओं को लड़ाकू टुकड़ियों में अपनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, ये आपका प्रश्नवाचक है, ये कथन पूछा गया। ठीक है, उसके बाद में 2 तर्क दिए गए, हाँ महिलाओं को लड़ाकू टुकड़ियों में सेवा करने की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। दूसरा क्या दिया गया, नहीं भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अत्यधिक भावुक है। उसके बाद में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, केवल तर्क 1 प्रबल है, केवल तर्क सेकंड प्रबल है, यदि या तो केवल 1 और या 2 प्रबल है, यदि न तो 1 और न ही 2 प्रबल है, और यदि 1 और 2 दोनों प्रबल हैं। यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक कथन दिया गया देखिएगा, क्या महिलाओं को लड़ाकू टुकड़ियों में अपनी सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। तर्क है हाँ महिलाओं को लड़ाकू टुकड़ियों में अपनी सेवाएं करने की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अगला क्या है, नहीं भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अत्यधिक भावुक हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको डायरेक्टली ये नोट करना है कि जो भी तर्क आपको दिया गया है वह तर्क डायरेक्टली आपका क्या होता है कथन से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि महिलाओं को लड़ाकू टुकड़ी में अपनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, आप कहोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि महिलाएं आज के टाइम पे भी लड़ाकू टुकड़ियों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं और लैंगिक समानता यानी कि महिलाएं और पुरुष बराबर है उसकी दिशा में भी ये क्या है सकारात्मक कथन है। यानी कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं दोस्तों कि कथन जो फर्स्ट है, जो तर्क फर्स्ट है, ये क्या होता है आपका डायरेक्टली संबंधित है कथन से, पॉजिटिव रूप में संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रबल तर्क हो जाएगा। दूसरा तर्क देखिए आप, नहीं भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अत्यधिक भावुक है। तो आप बताइए कि क्या आपका कहीं ना कहीं ये जो तर्क यहाँ पे दिया गया है आपका सही बैठता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में भावुक है इसलिए उनको लड़ाकू टुकड़ियों में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका दुर्बल तर्क हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा गया कि उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका केवल
तर्क एक प्रबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इन 5 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ना आपको बस दोस्तों इसका फॉर्मेट समझना है। फॉर्मेट देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। इस प्रश्न में आपको एक कथन दिया जाएगा और उसके बेस पे 2 या 3 तर्क दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रबल तर्क है और कौन सा दुर्बल तर्क है। तो प्रबल तर्क की कंडीशंस आपको नोट करनी है कि प्रबल तर्क क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कथन से सीधे सीधे संबंधित होगा। जैसे कि यहाँ पे ये कथन से क्या है, सीधे सीधे संबंधित है और पॉजिटिव रूप में संबंधित होगा, यानी कि जो कथन है उससे आप जो तर्क है मतलब वो कथन से सीधे संबंधित होता है और वह कथन के आगामी उपाय और स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ऐसे तर्क को हम प्रबल और ठोस तर्क कहते हैं, जो कि डायरेक्टली संबंधित होता है। और दूसरा तर्क क्या होता है दोस्तों, जो दुर्बल तर्क होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक परिवर्तन या परिणाम को दर्शाता है, यानी कि ये जो तर्क होगा यह कथन से सीधे संबंधित नहीं होता है और कथन के आगामी उपाय और स्थिति को नहीं दर्शाता है, इसलिए इस तर्क को निर्बल या कमजोर तर्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर लड़ाकू टुकड़ियों में सेवा की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि लैंगिक समानता की दिशा में एक ये सकारात्मक कदम है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका प्रबल ये तर्क है। क्यों? क्योंकि ये कथन से भी डायरेक्टली संबंधित है और पॉजिटिवनेस भी आपको प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन क्या है, यहाँ पर नहीं, भारत में महिलाएं केवल पुरुषों की तुलना में अत्यधिक भावुक है, तो जहां पर भी मेनली नहीं आ जाता है ना, तो नहीं वाला कथन तो मुख्यतः आप ये कहेंगे कि वह दुर्बल हो जाता है। आपको सबसे पहले कथन और तर्क इसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। उसके बाद में आपको देखना होता है कि अगर तर्क अगर प्रबल है या ठोस है तो वो क्या होगा, आपके कथन से डायरेक्टली संबंधित होगा और पॉजिटिव रूप से वो संबंधित होगा। ठीक है, नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं कि ठोस तर्क महत्वपूर्ण और प्रश्न से सीधे संबंधित होता है, लेकिन जो कमजोर तर्क होता है वह कम महत्वपूर्ण होता है और प्रश्न से सीधे संबंधित भी नहीं होता है। ठीक है, आप प्रबल और निर्बल तर्कों को पहचानने के लिए कुछ आपके फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्या, सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि यदि दिया गया तर्क स्पष्ट रूप से कथन से संबंधित हो तो वो प्रबल तर्क होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया जो तर्क है वह स्पष्ट रूप से क्या है, कथन से संबंधित है, तो ये क्या होगा, आपका प्रबल तर्क होगा, यानी कि ठोस तर्क होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि यदि दिया गया तर्क कथन से सीधा संबंध रखता हो तो तब भी क्या होगा, ये आपका प्रबल तर्क होगा। और प्रबल तर्क क्या होगा, हमेशा मतलब कभी भी प्रश्न सूचक नहीं होगा, कभी भी वहां पे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्या होता है कि प्रबल तर्क वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होंगे और स्पष्ट अर्थ वाले होते हैं और भविष्य की एक अच्छी कंडीशन को हमारे निर्धारित करते हैं। प्रबल तर्क सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी और अन्य विचारों के अनुरूप होते हैं। और प्रबल तर्क को दोस्तों आपको इस हिसाब से भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उससे जो भी हमारा तर्क संबंधित है वह कथन से भी संबंधित होगा, यानी कि पॉजिटिवनेस यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, और प्रबल तर्क कभी भी तुलनात्मक नहीं होते, प्रबल तर्कों में कभी भी क्या होती है, तुलना नहीं होती। और प्रबल तर्क में आपको एक और चीज याद रखनी है कि देश के हित में या जनहित में किया गया तर्क हमेशा क्या होता है, प्रबल तर्क होता है। यहां पर देखिए दोस्तों, लैंगिक समानता की बात की गई है, इसलिए ये देश के हित में है, यह हमारे सोसाइटी के हित में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका प्रबल तर्क हो जाएगा। यहाँ पे भावुकता का कोई भी डायरेक्टली संबंध नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दुर्बल तर्क हो जाएगा। कभी हम जब इस टॉपिक के बारे में ना सेपरेटली बात करेंगे तब हम इनको करेंगे। बस आप फिलहाल क्या कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए ना, इसके आधार पर ही आप समझ जाएंगे कि प्रबल क्या होता है और दुर्बल क्या होता है या निर्बल तर्क क्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। जो पॉजिटिवनेस या सरकार के जनहित या अच्छी चीजों को दर्शाता है वो प्रबल हो जाएगा। जो सिंपली निगेटिवनेस को दर्शाता है या तुलनात्मकता को दर्शाता है या कल्पना को दर्शाता है या कथन के दोहराव को दर्शाता है, वो आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल तर्क हो जाएगा। तो प्रबल तर्क हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि केवल तर्क 1 प्रबल है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, ये दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। यहां पर क्या दिया गया दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि GIANT गियांट को MKEXR के रूप में कूटबद्ध किया गया, MKEXR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में रूट ROUTE रूट को कैसे कूटीबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ना आपको इसमें इनके अल्फाबेटिकली नंबर याद होने चाहिए। जैसे कि हम पढ़ते ना, वो इजोटी करके आपने याद किया होगा कि 5 वर्ड याद के लिए इजोटी, ये क्या होता है, 5 होता है, ई 5 होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है, टी 20 होता है और वाई क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, टोटल हमारे अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि A1 B2 C3, इस टाइप से आपको क्या होनी चाहिए, पूरी टेबल याद होनी चाहिए। या आप इजोटी याद कर लीजिए, ई से 5 हो जाएगा, जे से 10 हो जाएगा, ओ से 15 हो जाएगा, टी से 20 हो जाएगा, वाई से 25 हो जाएगा। ऐसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि गियांट को MKEXR लिखा गया, तो जी का नंबर क्या होता है, सबसे पहले आपको इनके नंबर्स या इनके अल्फाबेट्स इनके ऊपर लिख लेना है। तो जी होता है 7, आई होता है दोस्तों 9, ए होता है 1, एन होता है आपका
14 और टी होता है 20। ठीक है, ऐसे ही एम क्या होता है यहाँ पे 13, के होता है 11, ई होता है दोस्तों हमारा 5, एक्स होता है 24 और यहाँ पर आर क्या होता है 18। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि देखिए जी और एम में कोई संबंध है 7 और 6, 7 में 6 जोड़ोगे 13, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 1 में 4 जोड़ोगे 5। तो इस प्रकार से अभी आप कोई सीरीज बना सकते हैं, या फिर आप ये नॉर्मली कह सकते हैं कि 7 में 4 जोड़ोगे ऐसे यहाँ पे प्लस 4 करोगे तो 11 हो जाएगा, 9 में ऐसे यहाँ पे आप प्लस 4 करोगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ए में यहाँ पे आप क्या करोगे फिर प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 5 हो जाएगा। 14 में आप यहाँ पे प्लस 4 करोगे तो 18 हो जाएगा, और 20 में यहाँ पे आप क्या करोगे प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि 4 ऐड हो रहा है इसमें, पहले ये दो तो क्रॉस क्रॉस में ऐड हो रहे हैं और बीच सेंटर वाला सीधे ऐड हो जा रहा है, ये भी क्रॉस क्रॉस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रूट का आप नंबरिंग लिख लीजिए। ठीक है, आर क्या होता है 18, ओ होता है 15, यू होता है 21, टी होता है 20, ई होता है 5। ठीक है, नॉर्मली आपको क्या करना है, इसके आधार पे कैसे कूटीबद्ध किया जाएगा ये लिखा गया। ठीक है, जैसे ये यू 21 है दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पर सीधे आपको 4 ऐड कर लेने हैं। तो 21 में अगर आप 4 ऐड करते हैं तो 25 हो जाते हैं। तो 25 में क्या आता है आपको बताइए कि 25 में आ जाता है आपका y। ठीक है, ऐसे ये r है, इसमें आप 4 ऐड करेंगे, ये o है, o में भी आप 4 ऐड करेंगे। तो अगर आप r में 4 ऐड करते हैं तो यहां पर आ जाता है 18 4 22। 22 में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका v, यहाँ पर 15, यहाँ पे भी 4 ऐड करेंगे आपका 19 में आ जाता है s। ठीक है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी आप ऐसे करके 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x। ठीक है, e में आप 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका i। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित दोस्तों, अगर आपको नंबर याद है, अगर आपने सीरीज पहचान ली कि इसमें कौन सी सीरीज लग रही है तो आप आसानी से यहाँ पर कर लेंगे। इसके बजाय आप कोई भी पैटर्न अलग अलग फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, पैटर्न आपका यही रहने वाला है कि आप इस आर में सबसे पहले इस क्रॉस में यहाँ 4 ऐड करेंगे तो वी आएगा, ओ में यहाँ 4 ऐड करेंगे क्रॉस में तो यहाँ पे ऐसा जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 4 ऐड करेंगे यू में तो वाई आ जाएगा, 20 में एक्स हो जाएगा और ई में 4 ऐड करेंगे तो आई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ऐसे +4 आ रहा है और ऐसे भी +4 आ रहा है, फिर सेंटर वाला +4 आ रहा है, फिर ऐसे करके +4 आ रहा है, फिर ऐसे करके +4 आ जा रहा है। ये वाला पैटर्न लगाएंगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा। और प्रत्येक पैटर्न में आपका क्या होता है, अलग अलग पैटर्न फिर फॉलो होता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से इसे सॉल्व आउट करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ये दोस्तों आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छा प्रश्न है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। जो ये सीरीज दी गई है इसका अगला नंबर क्या होगा, 9, 20, 42, 86 और 174। आप देखिए दोस्तों, नंबर सीरीज को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं और बिल्कुल अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसमें सीरीज पकड़ लीजिए कि कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके बीच की गैपिंग के आधार पर इस प्रकार के प्रश्नों को कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं 9, 20, 42, 86, 174 और पूछा गया कि अगला आपका पैटर्न क्या होगा। तो इसमें आपको सीरीज देखनी होती है। देखिए 9 और 20 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, देखिए 11 का अंतर है। 20 और 42 के उसमें कितने का अंतर है, 42 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 42 और 86 के बीच में कितने का अंतर है, 44 का अंतर है। फिर देखिए 86 और 174 के बीच में कितने का अंतर है, 88 का अंतर है। अब देखिए नॉर्मली सीरीज देखिए 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88। अब 88 इंटू 2 करोगे दोस्तों आप कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 176। 174 में अगर आप 176 से ऐड करेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी आपकी क्या, 350। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तो आप इस पैटर्न से फॉलो कर सकते हैं, दूसरा आप इसमें पैटर्न लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर 20 के लिए क्या कर सकते हैं आप, 9 इंटू 2 प्लस 2, 9 दूना 18 और 2 20। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप क्या 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 कर सकते हैं, 20 इंटू 2 धन 2, यानी कि जो 20 है 20 गुणा 2 40, धन 2 कर देंगे तो 42। ऐसे यहाँ पे 42 है तो 42 गुणा 2 धन 2, 84 धन 2 कितना हो जाएगा 86। ऐसे यहाँ पे आप क्या कर देंगे 86 गुणा 2 धन 2 174। फिर अगले नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं 174 गुणा 2 धन 2, तो कितना हो जाएगा 174 348 और 2 350। तो ये पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं कि ये संख्या इंटू 2 धन 2 इंटू 2 प्लस 2 वाला पैटर्न आप नोट कर सकते हैं। 9 इंटू 2 प्लस 2, 20 इंटू 2 प्लस 2, 42 इंटू 2 प्लस 2, 86 इंटू 2 प्लस 2, 174 इंटू 2 प्लस 2। तो ये सीरीज और ये सीरीज आप किसी भी पैटर्न से इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगला नंबर आपका 350 ही आएगा। तो ये भी एक काफी अच्छा दोस्तों प्रश्न है, बस आपको इसे अच्छी तरीके से सॉल्व आउट करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आप ये कहेंगे कि इंग्लिश बेस पे आधारित है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर पाएंगे। प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो
पहले जोड़े में लागू उसी तर्क का अनुसरण करता है, यानी कि जो पहले जोड़े में जो ये तर्क है ना इसका अनुसरण करता है, वैसे ही यहां पे भी अनुसरण करें। जैसे कि बैड, इन्फेरियर, तो गुड है तो इसके आगे क्या आएगा, प्लीजेंट आएगा, पुअर आएगा, नेस्टी आएगा या अनलकी आएगा। इसके लिए कोई उपाय नहीं है, इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों की भी आपको दोस्तों प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। बैड मतलब क्या होता है दोस्तों, गंदा, या आप कह सकते हैं गंदा होता है, या फिर होता है क्या, बुरा। ठीक है, इसी प्रकार से इन्फेरियर मतलब क्या होता है, इन्फेरियर का मतलब होता है नीचा या हीन। यानी कि आप भी दोस्तों क्या कह सकते हैं ना कि बैड और इन्फेरियर क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। सिनोनिम यानी कि क्या है, पर्यायवाची है। बैड मतलब कि क्या, गंदा और बुरा है, और इन्फेरियर मतलब भी क्या है, नीचा या हीन है। ऐसे यहाँ पे गुड मतलब क्या होता है दोस्तों, अच्छा। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। तो गुड में, गुड का समानार्थी इसमें से क्या होगा, पुअर होगा। पुअर तो दोस्तों गरीब होता है, क्या अच्छा और गरीब में कोई संबंध है, नहीं, ये नहीं होगा। नेस्टी या अनलकी होगा। अनलकी मतलब असौभाग्यशाली बोलते हैं उसे, वो होता है यानी कि जो भाग्यशाली नहीं है, तो ये भी होगा नहीं। गुड मतलब अच्छा होता है, तो इसका जो समानार्थी हो जाएगा या सिनोनिम हो जाएगा, जिसे हम पर्यायवाची बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा। प्लीजेंट मतलब भी क्या होता है, सुखद या रुचिकर। गुड और सुखद भी क्या है, या गुड अच्छा और सुखद क्या है, एक दूसरे के क्या है दोस्तों, आप ये कह सकते हैं समानार्थी या सिनोनिम्स है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में बात की, और इस 10 क्वेश्चन में से आपको रियलिटी में कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप ये बताइएगा। और ये वीडियो आपने देख के कुछ सीखा या नहीं सीखा, ये भी आप जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है ना, जब तक मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा तब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आपके पास में किताबें होंगी, आप कॉन्सेप्ट वहां से सीखिए, प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। और प्रैक्टिस के साथ साथ में जितने भी एडिशनल टर्म होते हैं ना, जो आपको समझाने लायक होने चाहिए, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करते रहे। जिन लोगों ने रीजनिंग पहले पढ़ी हुई है उनके लिए सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो देखिए दोस्तों, लाइक जरूर करना है। वीडियो में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ में आपको वीडियोस को शेयर भी जरूर करना है। जब आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, सीरीज को सपोर्ट करेंगे, तभी ये हमारी सीरीज क्या होगी, आगे कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि ये सीरीज आगे चलनी चाहिए या नहीं चाहिए, आपको थोड़ा फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले हम इस सीरीज में क्या करेंगे, सबसे यूके ट्रिपल एससी के जितने भी क्वेश्चन है आज तक पूछे गए सारे कवर अप कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।